Hello friends, this side DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्री फंडा पे एक बार जोरदार स्वागत है। दोस्तों, एज यू नो डैट कि ये जो क्लास है ये IIT JEE नीट CBSE सारे के लिए एक साथ चलता है, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। मोल कॉन्सेप्ट का आज लेक्चर नंबर 6 चलने जा रहा है। लेक्चर नंबर 6 में आज हम चर्चा करेंगे कंसंट्रेशन टर्म का। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम अब बात करना शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला टर्म आता है परसेंटेज W/W। अच्छा, एक बात याद रखना, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, परसेंटेज V/W, ये ऊपर वाला जो भी है वो मास ऑफ सॉल्यूट है और नीचे वाला जितना भी है वो सॉल्यूशन है। ऊपर वाला सॉल्यूट है, नीचे वाला सॉल्यूशन है। तो आप बता सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इधर हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट W/V, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज W/V। परसेंटेज V/V के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज V/W के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इस सारे सेक्शन में हमने क्या देखा कि चाहे परसेंटेज W/W हो, परसेंटेज W/V हो, परसेंटेज V/V हो या परसेंटेज V/W हो, सब सेक्शन में आप देख लो गौर करके कि ऊपर वाला सॉल्यूट है, नीचे वाला सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये सारा इसी तरीके से है। अब एक टर्म आ जाता है पार्ट्स पर मिलियन। ये होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ठीक है, उसी तरीके से पार्ट्स पर बिलियन यदि हमने लिखा, पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻12। नोट करते चलो। ठीक है, एक टर्म आता है यहां पे, नॉर्मल टर्म होता है कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? यदि आप स्ट्रेंथ की बात करो बेटा तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये स्ट्रेंथ हो गया। तो कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगला टर्म है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को आप क्या बोलोगे? कैपिटल M से डिनोट करोगे। अच्छा, मोलैरिटी होता क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? स्मॉल m, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट किस में ले लेंगे? केजी में। तो बेटा मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोलैलिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको पता ही है कि एक कॉम्पिटिटिव क्लास है, तो इसलिए हम नॉर्मेलिटी की भी बात करेंगे। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तुम पूछोगे सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो, जैसे नंबर ऑफ मोल क्या होता है, पहली क्लास में पढ़ाए थे, गिवन मास बाय मोलर मास। उसी तरीके से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नोट कर लो आप लोग। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन का। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, मान लो XA मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एंड XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। Na मान लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb मान लो आप मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है XA, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है XA इक्वल टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, और XB इक्वल टू क्या हो जाएगा? Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Whenever you are talking about XA plus XB, it will be equal to Na upon Na plus Nb plus Nb upon Na plus Nb। इस दोनों में आप Na plus Nb को LCM ले लो, Na plus Nb, तो ये हो जाएगा Na, ये ऊपर Nb, कट गया, कितना आ गया? 1। मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आएगा। XA प्लस XB इक्वल टू आप क्या ले लोगे? 1 ले लोगे। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा बेटा क्या आ जाएगा? 1। लिखते चलो। चलो, सबसे पहले जब मोलैरिटी इनका जब एग्जांपल ले रहे हैं, मैं एनसीईआरटी से एग्जांपल शुरू कर रहा हूं इसका। ठीक है, IIT JEE के
और नीट के काफी क्वेश्चन बता भी दिए थे इक्विवेलेंट में, और इसमें पहले मैं इसका एनसीईआरटी ले लेता हूँ, फिर इससे ऊपर नीट आईआईटी जेईई ये भी लूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकालो प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सबसे पहले तो मोलर मास निकाल लो। अच्छा, कोबाल्ट का मोलर मास क्वेश्चन पेपर में गिवन है 58.7। आप करो क्या कि आप निकाल लो मोलर मास CO NO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O का, CO का हो गया 58.7, अब प्लस नाइट्रोजन 2 हो गया तो 2 इंटू 14, ऑक्सीजन 6 हो गया तो 6 इंटू 16 प्लस 6 वाटर का हो गया 18। ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट कर लो, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 290.7, लगभग 291 के करीब मोलर मास निकल गया। क्या निकल गया? मोलर मास। अब आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास कितना है? 30 ग्राम है। अच्छा, मोलर मास कितना है? 290.7। इसको कैलकुलेट कर लो, 30 डिवाइडेड बाय 290.7, कट करो इसको, 0.1032। अब आप निकाल लो मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो 0.1032 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? देखो वॉल्यूम यहां पे कितना दिया हुआ है? 4.3 लीटर। तो बेटा 0.1032 को 4.3 से डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। ये आ जाएगा आपका 0.024। तो मोलैरिटी कितना निकल गया? 0.024। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले मोलर मास निकाल लिए 290.7, फिर नंबर ऑफ मोल निकाल लिए 30 बाय 290.7, फिर मोलैरिटी निकाल लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका प्लानिंग कर लो कि पहले H2SO4 जो था, इनिशियली H2SO4 कितना था? इसका V1 था 30 ml और M1 कितना था? इसका M1 था 0.5 मोलर। अब इसमें पानी डाल दिया गया, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डाइल्यूट कर दिया गया। तो अब जो H2SO4 का कंडीशन बन रहा है कि इसका V2 हो रहा है 500 ml। जब इतना वाटर इसमें डाल दिया गया तो पूछ रहा है क्वेश्चन की न्यू मोलैरिटी निकाल लो। आप लोगों को पता ही है कि M1 V1 इक्वल टू क्या होता है? M2 V2। तो M1 कितना है? 0.5, V1 कितना है? 30, M2 कितना है? निकालना है, V2 कितना है? 500। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 30 अब बाय 500। अच्छा, 0.5 का ये ले लो, एक और जीरो ले लो, तो ये जीरो कटा, 500 से कटा, तो ये हो जाएगा 0.03। तो इसका मोलैरिटी कितना आ रहा है बेटा? 0.03। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि H2SO4 है, पहले दिया हुआ है H2SO4, उसका वॉल्यूम कितना है? 30 ml, मोलैरिटी कितना है? 0.5 मोलर। अब जो H2SO4 है उसकी वॉल्यूम कितना है? 500 ml, मोलैरिटी निकालना है, डाइल्यूट कर दिया गया। न्यू कंडीशन में जब और पानी डाल दिया गया तब मोलैरिटी क्या होगा? इन दैट कंडीशन यू विल हैव टू फॉलो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो ठीक है, अब उसके बाद तो हमने सिर्फ फॉर्मूला ही लगाया और कैलकुलेट कर दिया, नोट डाउन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बेटा ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, ये भी मैंने एनसीईआरटी से लिया हूं और बहुत ही कायदे से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको जितना आसान समझ रहे उतना आसान है नहीं। कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2 इन मेकिंग
2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक बात यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि मास ऑफ यूरिया निकालना है, चलो बात की बात है। अब आप यहां पे देखो कि जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का मतलब स्मॉल m, वो कितना है 0.25। अब गौर करके देखो, इस 0.25 को आप लिख सकते हो 0.25/1, मतलब क्या हो गया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, तो अब आप यहां पे गौर करके देखो कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमें। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया 0.25, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट n इक्वल टू 0.25, n क्या हो जाएगा? वेट ऑफ यूरिया, अब बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25। तो वेट या मास ऑफ यूरिया, यूरिया मतलब NH2 CONH2, ये कितना हो जाएगा 0.25 इंटू मोलर मास ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 15 ग्राम। कितना हो जाएगा 15 ग्राम। तो मास ऑफ यूरिया कितना निकल गया बेटा 15 ग्राम। अच्छा, ये जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट नोट कर लो। तो अब बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पे क्या ले लेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट है 15 ग्राम। अच्छा, अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 1015 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। जब सॉल्यूशन का मास 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया, 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया, दिख रहा है 15 ग्राम यूरिया। ओके, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15/1015 ग्राम यूरिया। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा था 2.5 kg में निकाल लो, 2.5 kg को भी ग्राम में ला लो, तो 2500 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15/1015 इंटू 2500 यूरिया। अब इसको आप सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 36.95 या मतलब इक्वल टू 36.95, अप्रोक्सीमेटली 37 ग्राम यूरिया। तो बेटा सबसे बड़ी पॉइंट जो इस क्वेश्चन में छुपा हुआ था कि मोलैलिटी 0.25 था, तो 0.25/1, 0.25 से हमें यूरिया का मास पता चल गया कि 15 ग्राम है। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 1 kg सॉल्वेंट है, 15 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूशन हो गया 1015 ग्राम। तो भैया 1015 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना है 15 ग्राम, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया कितना हो गया 15/10, तो 2500 ग्राम में कितना हो गया, नोट डाउन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी टेक्निकल क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki if the density of 20% mass by mass equals Ki is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, सबसे पहले कि इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा कि जब लिखा हुआ है 20%
मास बाय मास, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया कि 20 ग्राम अब बाय 100 ग्राम, 20 ग्राम बाय 100 ग्राम। ऊपर वाला जो बेटा 20 ग्राम है ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना है? 20 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ solvent, hence mass of solvent equal to, hence mass of solvent equal to mass of solution 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 20, तो 80 ग्राम निकल गया। कितना निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट? 80 ग्राम। अब आप निकाल लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? गिवन मास 20। आप बाय मोलर मास, पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास कितना हो जाता है? 166। तो ये निकल गया आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 0.120। ठीक है, अब निकाल लो आप मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 0.120 प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है बेटा? 80 ग्राम। तो 80 डिवाइडेड बाय 1000 केजी में ले चलो, तो ये हो जाएगा 0.120। ऊपर ले लो 1000, नीचे ले लो 80। ये पॉइंट हटाओ, इसका तीनों डिसिमल गया, ये 0, 1.5 आ रहा है। मोलैलिटी कितना आ रहा है? 1.5। मोलैलिटी आ रहा है 1.5। तो फिर से मैं समझा दूं कि क्वेश्चन में क्या था कि 20% मास बाय मास, 20 ग्राम बाय 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 ग्राम माइनस 20 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 80 ग्राम। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन मास 20 बाय मोलर मास 166, इट विल बी इक्वल टू 0.120। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.120 प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है? 80 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड टू 1.5। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं। नोट डाउन। अब बेटा सेकेंड पार्ट जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, मोलैरिटी निकालिए, तो बात की बात है। तुम्हारे पास मोलैरिटी निकालने के लिए चाहिए क्या? मोल बाय वॉल्यूम। मोल तुम्हें पता है, वॉल्यूम तुम्हें पता नहीं है, तो कैसे निकालोगे? देखो डेंसिटी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। अच्छा, ये डेंसिटी किसका है? सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.202। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1.202। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.202, तो ये आ गया मिलीलीटर में। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ये आ गया मिलीलीटर में। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 83.2 मिलीलीटर। इसको लीटर में बदल दो, 1000 से डिवाइड कर दो, 0.0832 लीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। अभी शुरू वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल कितना था? 20 बाय 166 बाय 0.0832। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 1.44। मोलैरिटी कितना आ गया? 1.44। नोट डाउन।
अब बच्चों हमें लास्ट पार्ट में निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। हमें लास्ट पार्ट में क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। ठीक है, बाद में निकालता हूं। मोल्स ऑफ के आई कितना था? मोल्स ऑफ के आई ये था 20/166, 0.120 मोल। अच्छा, मोल्स ऑफ वाटर H2O सॉल्वेंट कितना ग्राम था? 80 ग्राम डिवाइडेड बाय 18, कट करो, 4.44 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई कितना हो जाएगा? 0.120 बाय 0.120 प्लस 4.44, 4.44। इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ रहा है 0.0263। तो जो मोल फ्रैक्शन आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.0263। तो आज हमने कंसंट्रेशन टर्म का यहां तक चर्चा किया। आगे इसके टॉपिक में और सारे टॉपिक, टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, फेनोप्थलीन इंडिकेटर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे हमारी चर्चा जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय, गो एंड एंजॉय।